झारखंड के सरायकेला से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया था और इस मामले के सामने आने के बाद से बीते कई दिनों से यहां पर तनाव है। बता दें कि निमड़ी के झिमरी गांव में तनाव बरकरार है। पूरा गांव छावनी में तब्दील है। यहां 4 बच्चों के बाप ने 12वीं की एक छात्रा से निकाह कर लिया था। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि लड़की को वह अगवा कर उससे निकाह किया। निकाह से पहले धर्म बदलवाने का भी आरोप है। इस मामले में अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो पीड़ित परिवार से मिले। सांसद ने कहा कि एक समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन आदिवासी समाज के लोगों को ना दबाए। सांसद ने वोट बैंक की राजनीति के तहत आदिवासियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उसका बाद हम लोग अभी पति कहाँ जेल में है? हाँ जेल में। छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, इसको ले जाएगा। लेकिन कुछ काज करेगा, जो इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो छोड़ेगा। उसके बाद जो उसका साथ गया था उस लोगों को छोड़ दिया, जो बड़ा बड़ा आदमी था। और हम लोग कौन गरीब आदमी हमको नहीं छोड़ा है, जेल में डाल दे। हमारा कोई नहीं है। और बेटा हमारे लड़का में बहुत कष्ट से हम पढ़ाई किए। मेरा बेटा इंजीनियर है, अभी तक नौकरी नहीं हुआ है मेरा लड़का को। हम लोगों की भी पुलिस मारा है। लड़की लोगों को पुलिस जैसे पुलिस था लोग मार के पति को ले गई। हम लोग कुछ नहीं जानती है, हम दूर पड़ती है। आप लोग भी घर जलाने में थे? नहीं, हम नहीं कुछ नहीं जानते। हिंदू का कमजोर सोच के वो लोग ऐसे दबाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग का एकत्रित नहीं होने के बावजूद ये सब हो रहा है। आइंदा इसके बाद हम लोग सब एक साथ है आने वाला दिन, और ऐसे इसी तरह घटना नहीं होने का समझे ना। झिमड़ी जैसा गांव में ऐसा हो रहा है, और हम लोग का छोटा मोटा गांव में तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि गांव में तो कोई जागरूक नहीं ना है। आज अल्पसंख्यक लोग आएगा, हम लोग को उठा के ले जाएगा। আমাকে দুই পক্ষেই বুলাইছিল, তারপরে বড়বাবুকে আমি ডাকি। ডাকার পরে 3 দিন আগে বড়বাবুকে এফআইআর 10 করা ছিল, যেটা 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের সামান বরামদ করে দিল। लेकिन বড়বাবু ওটা নাই, মানে ইয়া করলো, কি বলেন, এই एक्सेप्ट नहीं করলো। পরে যখন আরো বড়বাবুকে লাগাছে যে স্যার माहौल गरम हो रहा है, তখন বড়বাবু যে हम 10 मिनट में पहुंच रहा है। बड़बाबू को जाके ही महिला लोग को मारपीट करने के चालू कर दिया। के लिए चुनौती है, भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। अगर सरकार बोल देगी भाजपा सलट ले तो हम लोग तुरंत सलट लेंगे अपने स्तर से। लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि इस तरह से जबरदस्ती अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है तो ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर का संकेत है। और ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होती है कि हम जबरदस्ती किसी को किसी धर्म से परिवर्तन करा के उनको दूसरे धर्म में ले जाए, तो ये तो अन्याय है। और ये जो हमारे जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं उसी पर ज़्यादा अन्याय अत्याचार किया। बताइए कहाँ देश का कौन कानून में लिखा है कि महिला को रात 10 बजे जाके मारना पीटना, अभी जेंट्स पुलिस के लेके इस तरह मार पीट करके उसको जेल में डालना। अभी 4 ऐसा लोग आए जो ड्यूटी में थे, पंचिंग है, उसको केस बना दिया। अब खबर गुमला से है, जहां पर यूट्यूब पर वीडियो देकर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 38 लोगों ने कई परिवारों के धर्म परिवर्तन अपना कर लिया है। बता दें कि यूट्यूब का वीडियो देखकर कोरवा जनजाति के 5 परिवार के 38 सदस्यों ने धर्म बदला। 5 परिवार में कुल 38 सदस्य हैं। सभी लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर अब प्रार्थना सभा में भाग लेना शुरू कर दिया है। यह मामला गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित बाढ़ी पंचायत के क्योना गांव की है, जहां आदिम जनजाति के 24 परिवार रहते हैं, जिसमें 5 परिवार ने धर्म बदल लिया है। इस कारण धर्म बदलने वाले बंधु कोरवा, बिरसू कोरवा, बसंती कोरवा सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि हमारे परिवार के सदस्य लालू कोरवा, दूती कोरवा, अंजनी कोरवा 1 साल पहले बीमार हो गए थे। इलाज के बाद भी इनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। इसके बाद बंधु कोरवा ने एक यूट्यूब चैनल में प्रार्थना सभा का वीडियो देखा, जिसमें प्रार्थना से कई बीमार लोग ठीक हो रहे थे। क्योना गांव के 5 परिवार के सदस्य प्रार्थना सभा में भाग लिए, जहां उनके 3 बच्चे बीमारी से ठीक हो गए। इसके बाद से क्योना गांव के 5 परिवार ने इस साल धर्म बदल लिया। इधर जिन 5 परिवार ने धर्म बदला है, उन लोगों को अपने मूल धर्म में वापस आने के लिए पंचायत की बैठक हुई, जिसमें उन्हें समझाया गया, लेकिन लोगों ने पंचायत की बात नहीं मानी।
करना भी छोड़ दो। अच्छा, तो मैं मार क्या क्या प्रार्थना करता है तुम लोग? 6 जन के मेरे तो 2 जन। अच्छा 2 जन। अच्छा दूसरा गांव कर रहे हैं। तबियत ठीक नहीं रहे, वहाँ चंगाई मिल लगते हमारे जेल में। कब हो रहे सन? बहुते दिन से रहे। तो धन परिवर्तन के रहा का बस हमरे खाली की मान के अक्सर मीटिंग भी करके समझाए ताकि का समझाला नहीं समझा कि तोरे गांव में ऐसे करबा तो कैसे होई, सना धर्म करना है। लेकिन हमारे सना धर्म के तो हमारे नहीं छोड़ो हमरे। अब कल निदे पहले तब वो होई मन जानवे कि मतलब काल ऐसे अगर पूजा करबा होले तोहरे मर जबा ठीक के कहे। अच्छा हमरे कुछ बहुत तनी कुन गुस्सा लग गेला, तनी मनी झगड़ा झाटी तो ये गेला। सरना धर्म ने मोर देवर पूजा करके जाइल हल उके माहिर देव कहबाय खन हम होके जो दुख लागेल सखन तनी तनी गुठियाई देली। अच्छा तो कालेसन का है ना? अब काले कहन से तो अपने हमन जानबे क्योंकि हमें नहीं जानते, हमें तो सरना धर्म वाला है कि हम चैनपुर प्रखंड के अति सुदूरवर्ती गांव केवना गांव में है और यह गांव आज सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण है कि इस गांव में 14 परिवार है जो कोरवा जनजाति से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो कोरवा जनजाति के लोग हैं वो सरना धन को मानते हैं। उनमें से 5 ऐसे परिवार हैं जो उनका कहना है कि उनको बीमारी हुआ था उनके घर के परिवार के कुछ लोगों को, और जब वे किसी माध्यम से चर्च गए, चर्च में जाकर के प्रार्थना किए, तब उनका जो बीमारी है वो ठीक हो गया। उसके बाद से वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और जो कोरवा जनजाति के अलग लोग हैं उनके द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। उसी को लेकर के जो कल है इनके बीच में विवाद हुआ था और मारपीट में नौबत आ गई थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने मोर्चा संभाला और मौके पर पहुंच करके जो स्थिति थी उसको संभाल लिया है। और अभी जो है देख सकते हैं पीछे भी जो मीटिंग चल रहा है और जो कोरवा जनजाति के लोग हैं उनका कहना है कि जो प्रार्थना करते हैं ये इनके द्वारा उनको साफ साफ मना किया जा रहा था कि वो जो सरना स्थल पर जाकर के पूजा करते हैं उन वहाँ ना जाए। उसी को लेकर के विवाद हुआ था और जो पुलिस है अभी पूरे मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाल ली है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था और अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार की एंट्री भी हो चुकी है। जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बता दें कि NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली कि भोपाल के कॉलेज में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि NHRC की एक टीम वहां जाएगी और मामले की जांच करेगी। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी भोपाल में ही है। टीम ने पीड़ित लड़कियों से मुलाकात की। इस बीच पुलिस अधिकारियों से भी जांच टीम मिली। 3 दिन तक राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भोपाल में ही रहेगी। इस बीच पीड़ित लड़कियों के परिवार वालों से भी जांच टीम बात करेगी। माना जा रहा है कि पीड़ित और उनके परिवार वाले मामले में और भी कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देना सरकार का दायित्व होता है। विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होती है। जब तक हम विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे और प्रोटेक्शन नहीं देंगे तब तक इस मामले में बाकी विक्टिम्स सामने नहीं आएंगे। अभी तो ये भी अंधेरे में है कि कुल कितने विक्टिम्स इसमें हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम हम वहाँ भेजेंगे। टीम वहाँ जाएगी, जांच करेगी और हमारी जांच में ये बात शामिल होगी कि विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, इस मामले में और विक्टिम्स कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, उस दिशा में भी आयोग की टीम काम करेगी। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर जौनपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का एक्शन भी दिखा। 2 पादरियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि धर्म परिवर्तन का खेल यहां धड़ल्ले से चल रहा है। धर्मांतरण की जब सूचना मिली तो पुलिस पहुंची और 2 पादरियों को गिरफ्तार किया और जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोप के मुताबिक सुजानगंज थाना क्षेत्र में ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन सभा का आयोजन कर लोगों का धर्म बदलवा रही है। बड़ी संख्या में लालच में फंसकर हिंदू धर्मांतरण कर ईसाई बन रहे हैं। सभा कुट्टूपुर के निवासी खेमचंद पुत्र रामदुलार तथा रामनारायण पुत्र खेमचंद हमें अपने घर बुलाकर एक प्रार्थना सभा आयोजित कर हमें धन तथा नाना प्रकार का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए मुझे विवश कर रहे थे। इस सूचना पर
थाना सुजानगंज में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केएनआईए की तरफ से लगातार जांच चल रही है, बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं और इस बीच एक आतंकी संगठन का नाम सामने आया है जिसका खुलासा ये टीम ने किया है और टीम ने बताया कि किस तरीके से इस पूरे संगठन का हाथ इसमें रहा है। बता दें कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन की भूमिका सामने आई है। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया ने मुश्ताक अहमद ने ग्राउंड वर्करों की मदद की थी। आतंकी मुश्ताक अहमद को कंधार हाईजैक की वारदात के बाद मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अब चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन की मदद से एक एक स्पॉट जो है उसको देखा जा रहा है। वहां पर लगातार जवानों की मुस्तैदी है। बता रहे कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं जंगलों में सीसीटीवी कैमरे अब लगा दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए न सिर्फ सुरक्षा बलों को जगह जगह पे तैनात किया जा रहा है बल्कि अब डिजिटल सर्विलेंस या वीडियो सर्विलेंस पे भी फोकस किया जा रहा है। जंगली इलाकों में जगह जगह पर सीसी कैमरास लगाए जाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसी कैमरास लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज में, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के इर्द गिर्द, और ये सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं, यानी 24/7 365 ये चलते रहेंगे। बिजली की कोई जरूरत नहीं रहती है और इनमें सिम कार्ड्स लगे हुए हैं और ये डायरेक्टली कनेक्ट किए गए हैं कंट्रोल रूम्स के साथ। जो पुलिस के कंट्रोल रूम है या जगह जगह पे आर्मी या सीआरपीएफ के भी कंट्रोल रूम है, उनके साथ ये कनेक्टेड है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैमरास यहाँ पे नस्ब किए गए। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया है और जगह जगह पे इस तरीके के कैमरास लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आर्मी हो। उसके अलावा डिजिटल सर्विलेंस है, उस पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ इस एरिया में क्या कुछ हो रहा है, कौन यहाँ चल रहा है, किसकी मूवमेंट हो रही है, उसको ट्रैक किया जा रहा है, खंगाली जा रही है। फिर बाद में फुटेज इस वक्त हम पर भी नजर होगी कंट्रोल रूम में उन लोगों की जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरा बड़े बड़े लगे हैं, आधुनिक कैमरास लगे हुए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। और इस तरीके के कैमरास अब जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं, यानी डिजिटल सर्विलेंस या आप बताएं कि वीडियो सर्विलेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ वहां पे कोई सीसी कैमरा नहीं लगा था, जिसकी वजह से फुटेज हासिल नहीं हो पाई। लेकिन जितने लोगों के मोबाइल फोन उस वक्त ऑन थे, जिनके पास मोबाइल फोन थे, जो कुछ भी फुटेज सामने आई अटैक की और उस पूरे एरिया की, वो सिर्फ मोबाइल फोन्स में जो वीडियोस कैप्चर किए गए थे। लेकिन अगर इस तरीके से वहां पर भी कैमरा लगे होते, सीसी कैमरास, क्योंकि इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, कोई लाइन की जरूरत नहीं है, फाइबर की जरूरत नहीं है, बल्कि सिम कार्ड्स इसमें लगे हैं और सीधे डाटा जो है ये इसमें भी स्टोर हो रहा है। और साथ ही जो कंट्रोल रूम है जिनके साथ ये कनेक्टेड है, वहां पर भी ये स्टोर जो है इसकी फुटेज होती है। तो ऐसे में अब जगह जगह पे फोकस किया जा रहा है डिजिटल या वीडियो सर्विलेंस पे और जगह जगह पे न सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बल्कि कई फॉरेस्ट एरियाज में भी इस तरीके के कैमरास नस्ब किए गए हैं। और अगर कहीं पर मिलिटेंटों की मूवमेंट दिखेगी उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। इस चीज के लिए ये कैमरास लगाए गए हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टंगमग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल भी अब लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जो आतंकियों के ठिकाने हैं उसे ध्वस्त किया जा रहा है और आईडी वहां से बरामद किया गया है। साथ ही और भी कई जो सामान है आतंकियों की तरफ से रखे हुए, उसको यहां सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बता दें कि आतंकियों के ठिकाने से आईडी और वायरलेस सेट समेत भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। तो पुंछ जिले के सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है। और देखिए जिस तरीके से पहलगाम का आतंकी हमला सामने आया और इस आतंकी हमले को लेकर के कह सकते हैं कि पूरे विश्व में पाकिस्तान को लेकर भी एक अलग चर्चा बनी हुई है और भारत भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच खबर यह है कि यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान की अपील पर बंद कमरे में चर्चा हुई है। ओपन डोर मीटिंग बुलाने में पाकिस्तान असफल रहा। भारत पाकिस्तान तनाव पर खुली बैठक बुलाने में नाकाम रहा। बता दें कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यूएनएससी में पाकिस्तान की फजीहत भी हुई है। यूएनएससी के 15 सदस्यों में
भारत के समर्थन में 13 देश हैं। पाकिस्तान, चीन को छोड़ सभी ने पहलगाम हमले की निंदा की है। आइए अब लौटते हैं बिहार झारखंड की खबरों की ओर। निलंबित आईएएस संजीव हंस और इसके साथ साथ कुछ और भी लोग जिनके ऊपर कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई को लेकर के जो बिहार की सियासत है वो भी तेज हो चली है, क्योंकि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। बता दें कि विशेष निगरानी इकाई ने निलंबित आईएएस संजीव हंस और इशू श्री के साथ दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और पूछा है कि बीते दिनों ईडी ने तारनी दास समेत 8 अधिकारियों के यहां छापेमारी की थी। करोड़ों की अकूत संपत्ति का पता चला, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शक्ति यादव ने बिहार सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगा दिया। जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिन मामलों में देश की एजेंसी ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की, तो पकड़ा भी गया। अरे तारनी दास तक को पकड़ा पैसा ना भाई, उसका नाम तक जिक्र किया गया है, इसमें कहीं है जिक्र बताइए। और अन्य लोगों का बात की गई है। लोक सेवक अन्य होते हैं क्या? इस किसको बेवकूफ बना रही है बिहार की सरकार? भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण की जो भूमिका अदा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी अचेतता के बावजूद भी। और देखिए, बिहार सरकार पर जो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए गए, उस आरोपों पर जवाब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दिया है और कहा है कि जो बिहार सरकार है वो ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। अगर आरजेडी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो ईडी के पास जाए, एसवीयू के पास जाए और उनसे जाकर वो पूरा सबूत रखे। हम बचाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता हों, वो प्रवचन दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को चिंता अगर ज्यादा इस बात का है तो कोई रोक रहा है? बेल के लिए आवेदन दीजिएगा कोर्ट में। अब विशेष निगरानी इकाई को अगर साक्ष्य तो नहीं दीजिएगा, ईडी को प्रपत्र नहीं लिखिएगा। इसलिए राजनैतिक बयान देने से महत्वपूर्ण यह है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जो ही जानकारी मिली, निर्मोही तरीके से राज्य सरकार के विशेष निगरानी इकाई ने मुकदमा दर्ज कर दिया। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, इनके जो नेता है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच सांसद संजय जायसवाल का एक बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की इस बार फजीहत इस चुनाव में होगी और हम 200 से ज्यादा सीटों को जीतेंगे। एनडीए अपने आप में एकजुट है और हम सब 220 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल करके अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। और आज भी महागठबंधन में कहाँ है और इंडिया अलायंस कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। केंद्र सरकार ने गोपालगंज को कई बड़ी सौगातें दी है। खास करके फ्लाईओवर की अगर बात करें तो ये कई जगहों पर बनने के बाद से खास करके जो ट्रैफिक व्यवस्था है और उसमें सुधार हो जाएगा और लोगों में एक कह सकते हैं कि खुशी भी है कि उन्हें जाम से मुक्ति मिल जाएगी, आने जाने में उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी। तो बता दें कि रेलवे क्रॉसिंग पर जाम से मुक्ति मिल जाएगी। जिले के तुरकाहा क्रॉसिंग, मीरगंज के साहूचंद क्रॉसिंग और कुचायकोट के सिपाया जलालपुर ढाला पर ओवरब्रिज बनेगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इसके लिए रेल मंत्रालय से पहल की थी। इन ओवरब्रिज के बन जाने से दुर्घटना में कमी आएगी और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। भी बनने से सबसे पहले तो जाम की समस्या खत्म होगी। आए दिन लेवल क्रॉसिंग के चलते दुर्घटनाएं जो होती रहती थी उससे निजात मिलेगी, लोगों का समय बचेगा। समय बचेगा तो आर्थिक क्षति भी कम होगी। मोदी सरकार की रेल मंत्रालय ने गोपालगंज वासियों को बड़ी सौगात दी है। गोपालगंज के अलग अलग 3 शहरों में रेल मंत्रालय की ओर से आरओबी बनाए जाएंगे, यानी कि रेल ओवरब्रिज। ये रेल ओवरब्रिज गोपालगंज जिला मुख्यालय के तुरकाहा के पास रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा। इसके अलावा मीरगंज शहर के साहू जैन ढाला के पास बनाया जाएगा, जो फुलवरिया से हथुआ रेलखंड को जोड़ता है। इसके अलावा
कुचायकोट प्रखंड के जलालपुर सिपाया के पास भी आरओबी बनाए जाने के लिए रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज के ग्रामीणों की मांग पर संसद में ये मामला उठाया था और रेल मंत्री से मिलकर समस्याएं बताई थी, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने 3 आरओबी बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। आरओबी बनाए जाने के बाद से रेल हादसों में कमी आएगी, सड़क दुर्घटना रुकेगी और साथ ही लोगों को जाम से भी निजात मिलेगी। तो ऐसे में रेल मंत्रालय ने गोपालगंज वासियों को ये बड़ी सौगात दी है और अलग अलग 3 शहरों में रेलवे की ओर से आरओबी बनाए जाने के लिए मंजूरी मिली है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू होने वाला है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। औरंगाबाद में ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ छात्र छात्राएं भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को खुद जागरूक भी कर रहे हैं। स्कूल के जो बच्चे हैं वो सड़कों पर देखिए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने स्कूल के बच्चों को भी शामिल कराया है। उन्हें ट्रैफिक नियंत्रण के बारे में कई जानकारियां दी गई। पुलिस की इस पहल से बच्चों में काफी खुशी देखी गई। और कैसे ट्रैफिक को संभाला जाता है वो भी हम लोगों ने सीखा और बहुत अच्छे से सीखा और हम लोगों ने ट्रैफिक को रोकने की कोशिश भी की और अच्छे से। पब्लिक स्कूल दानी विभाग में 30 बच्चे हमारे 3 ट्रैफिक पॉइंट्स पे रमेश चौक, ओवर ब्रिज और नवाडी मोड़ पर आज ट्रैफिक संभाले हैं और बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रैफिक रेगुलेट किया है और हम लोग सड़क सुरक्षा के बारे में बच्चों को जानकारी भी दिए हैं और इनके द्वारा यातायात नियंत्रण किया गया है। आईआईएमसी में पढ़े लोगों को एक बार फिर से मौका मिला एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, मुलाकात के लिए। बता दें कि आईआईएमसी एलुमनी एसोसिएशन के बिहार चैप्टर का सालाना कनेक्शंस मीट का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संस्थान आईआईएमसी से पढ़े लोग इसमें शामिल होने बिहार के कोने कोने से पहुंचे। आयोजन में बीपीएससी परीक्षा से डीपीआरओ बने कई एलुमनी को बिहार अध्यक्ष भोलानाथ, प्रमोद मुकेश, जोनल कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार, राजकिशोर लाल और महासचिव साकिब खान ने सम्मानित किया। सिल्वर जुबली बैच के उमाशंकर राय और रक्तदान करने वाले कुछ एलुमनी को भी सम्मानित किया गया। एलुमनी एसोसिएशन की सालाना बैठक की शुरुआत फरवरी में दिल्ली में हुई थी और अब तक देश विदेश के कई शहरों में इसका आयोजन हो चुका है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। चुनावी साल में महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक पटना में हुई। महागठबंधन की इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि सीएम फेस पर सहमति बनेगी, सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। बैठक के बाद सीएम फेस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दे दिया। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई विवाद है ही नहीं, तेजस्वी के चेहरे पर कोई असमंजस नहीं है। समय आने पर तेजस्वी के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। यहाँ कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। बस कितनों आप कोशिश करें, जो चीजें तय होती हैं सही चीज वक्त पे सामने आ जाएगी। कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए? कोई विवाद कहीं विवाद नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। वहीं महागठबंधन की बैठक पर जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि मीटिंग कैसी रही, तो उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह मस्त हैं। उसको क्या जवाब दीजिएगा? बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सभी लोग मस्त, हम लोग मस्त हैं। चलिए। महागठबंधन में सीएम फेस पर तेजस्वी के चेहरे पर कोई असमंजस नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा के इस बयान पर बिहार की सियासत फिर गर्म हो गई है। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी का देर से आना, झोला टांग के आना और उस झोले में तेजस्वी यादव का नाम गायब होना, ये दर्शाता है राजद की हताशा और निराशा को। मनोज झा अपने नेता को संतावना देने के लिए बहकी बहकी बातें करते हैं।
भाई तेजस्वी जी दिल्ली गए थे राहुल गांधी जी के दरबार में हाजिरी लगाने। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट वही कह दिया कि इस बार बिहार में आप महागठबंधन के नेता नहीं होंगे। भाई तेजस्वी जी लगातार बैठक पटना में कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष शून्य है। जब आप नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जैसे मायावी राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो तो अपने सारी रणनीति आपको एक साथ खुलासा नहीं करना होता है। और हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, धैर्य के साथ इंतजार कीजिए, आपको सही समय पे सही नेतृत्व का चेहरा हम लोग सामने रख देंगे। महागठबंधन की तीसरी बैठक में बेहतर कोऑर्डिनेशन और एकजुट